भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत जो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका एक प्रमुख विशेषता ये भी है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जो है किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहाँ के नागरिकों को जो है उनके अधिकारों की रक्षा करना जो है संभव नहीं है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना जो है बहुत आवश्यक है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। कहता है कि भारत का संविधान हमें जो है एक एकीकृत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने की जो है शक्ति देता है। और भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के द्वारा जो है हमें जो है एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करने की शक्ति देता है। और भारतीय न्यायपालिका में जो है शीर्ष स्तर पर जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। संघीय अदालत का तात्पर्य जो है केंद्र से, कि यानी कि जो है सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन जो है ये सेंट्रल के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। एक सेंट्रल लेवल पे जो है जिस तरह हमारे केंद्र सरकार है, उस तरह सेंट्रल लेवल का जो है हमारा जो है पूरे देश के लिए जो है एक सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन ये किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के भी अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है। उसी को जो है संघीय बोलते हैं, संघीय अदालत, जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान और मौलिक अधिकारों, एक तो संविधान की और दूसरी जो है नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों हैं, दोनों का जो है संरक्षक है। अब जैसे कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया। एकीकृत का तात्पर्य जो है इस तरह है, शीर्ष पे जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद हर राज्यों में जो है एक उच्च न्यायालय है। तो भारत में लगभग जो है एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 जो है उच्च न्यायालय है। और जिला स्तर पर जो है जिला और सत्र न्यायालय है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। तो उसी का आपको बताया है कि एक एकीकृत व्यवस्था है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। इनकी जो है एकीकृत क्रम में है, एक त्रिभुज के रूप में, ताकि जो है इनका जो है सर्वोच्च पे जो है सर्वोच्च न्यायालय है। और अब देखेंगे अगला पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ और दूसरी राज्यों की होती है। कहने का तात्पर्य है कि संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता होती है, एक तो सेंट्रल की और दूसरी स्टेट की। जैसा कि अमेरिका उसका जो है एक उदाहरण है। संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान केवल एक नागरिकता का मान्यता प्रदान करता है। कह रहा है कि संघात्मक संविधान में जो है दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान होता है। जैसे कि केंद्र सरकार की अलग नागरिकता, राज्यों की जो है अलग नागरिकता होती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है अमेरिका। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, भारतीय संविधान हमें केवल जो है एक नागरिकता देता है। जैसे हमारे 28 राज्य हैं, तो हर राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनकी राज्यों की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हमारा संविधान जो है हमको जो ऐसे परमिशन नहीं देता है। हमारा संविधान कहता है कि पूरे देश के लोगों के लिए केवल एक ही नागरिकता होगी और वो भारतीय है। ठीक है, तो राज्यों का जो है यहाँ पे कोई रोल नहीं है नागरिकता के मामले में। पूरे देश में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति की जो है एक ही नागरिकता है और वो है भारतीय है। भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत जो है अगला पॉइंट है आपका कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसमें कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, जबकि कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है। कठोर इसलिए है
कि कुछ प्रावधानों में जो है संशोधन करने की बात जब आती है तो संशोधन करना 2/3 बहुमत, उसके बाद आधे राज्यों के साथ जो है आधे राज्यों को भी उसमें जो है शामिल किया जाता है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ जो है आधे राज्यों की जो है पास करना जरूरी पड़ता है। तो इसलिए जो है कुछ मामलों में कह रहा है कि जो है संविधान हमारा कठोर है, कि कुछ मामलों में संशोधन करना चाहें तो इतना आसान नहीं है कि संशोधन कर सकते हैं आप संविधान में, और कुछ मामलों में कह रहा है कि साधारण बहुमत के द्वारा ही आप जो है संशोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जब साधारण बहुमत के साथ भी संशोधन कर सकते हैं, उसके लचीलेपन को दर्शाता है, और कुछ मामलों में कह रहा है कि बहुत कठोर है, संशोधन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि हमारा देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, कठोर और लचीला संविधान दोनों है। ये जो है विशेषता है भारतीय संविधान की। अगला पॉइंट है वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। देश का जो प्रशासन होता है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त करता है। संविधान लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जिनकी आयु क्या है 21 वर्ष की पूरी कर चुके थे। 61वां संविधान संशोधन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं वयस्क मताधिकार। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है और देश का जो प्रशासन चलाने का अधिकार है जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो है देश को चलाया जाता है। और मत देने का जो अधिकार है, जब संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, उस समय जो है जिनकी आयु जो है 21 वर्ष हो चुका था या 21 वर्ष पूरी कर चुके थे, वो जो है संविधान मतलब उनको जो है मत देने का, वोट देने का अधिकार था। लेकिन सरकार ने बाद में क्या किया, संविधान संशोधन जो 61वां संविधान संशोधन 1989 लेकर आया। 61वां संविधान संशोधन 1989 लेकर आया और उसमें जो है कहा गया कि 21 वर्ष की आयु की जगह जो है 18 वर्ष की आयु कर दिया गया, कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले जो युवा हैं उनको भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान किसी भी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। भारत सभी धर्मों का आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य है पंथ निरपेक्ष राज्य का जो आधारभूत सिद्धांत है वो राज्य की ओर से जो है धार्मिक मामलों में जो है तटस्थता की नीति का पालन किया जाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान किसी भी धर्म विशेष को जो है भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर जो है मान्यता नहीं देता है। भारत सभी धर्मों का जो है आदर के साथ जो है धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सरकार या भारत राष्ट्र या संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही किसी धर्म का जो है विरोध करता है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के मामले में जो है यहाँ तक कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट भी तटस्थता की नीति बनाए रखता है। लेकिन जब भी धर्म की आड़ में कभी भी अगर दंगा होगा, फसाद होगा या धर्म के नाम पर जो है किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन होगा या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए चुप बैठने वाला नहीं है। कहता है कि जो है संविधान हमको इसकी ताकत देता है कि जो है भारत में रहने वाले नागरिक किसी भी धर्म को माने, स्वेच्छा से किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करें, किसी भी धर्म में आस्था रखते हों,
उनका एक जो है अपना निजी मामला है, इसमें जो है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर धर्म के नाम पे आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार को जो है चुप नहीं बैठना चाहिए, वही कह रहा है। और ना ही सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही किसी धर्म का जो है विरोध कर सकती है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य जो है यही होता है। और आपको जो है इसके बारे में विस्तार से जानना है, क्योंकि इसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और ना ही किसी धर्म का विरोध किया जाता है। नागरिक अब स्वेच्छा से जो है किसी भी धर्म की आस्था रख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत एक बहुत धर्मवादी देश है, बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं और सभी धर्मों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए जो है किसी की धर्म की आस्था को ठेस न पहुँचे, इसके लिए सरकार हमेशा तटस्थता की नीति अपनाती है ताकि किसी का जो है धर्म और आस्था पे ठेस न पहुँचे। इसलिए आप जो है इसके बारे में पंथ निरपेक्ष का मतलब बार बार जब भी आप संविधान या पॉलिटी पढ़ेंगे बार बार ये शब्द आता है, और जब तक इसका अर्थ आपको नहीं पता है बार बार आपको जो है डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इसको आप जो है स्पष्ट समझ लीजिए। एक तरह से इन शब्दों के बहुत बड़े मायने हैं और ये शब्द जो है जब तक आपको पता नहीं रहेगा इनके अर्थ, हमेशा आप पढ़ेंगे पॉलिटी और हमेशा जो है आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, हर लाइन में आपको दिक्कत होगी। और अब अगला पॉइंट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने का संकल्प मिलता है। समाजवादी शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया है। 1976 में जोड़ा गया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है। विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करना, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाजवादी शब्द है इसका मुख्य जो उद्देश्य है संविधान में समाजवादी राज्य की स्थापना करना संविधान का ही मुख्य उद्देश्य है। और इसमें आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी नागरिकों के लिए जो है आर्थिक न्याय हो, प्रतिष्ठा हो, उनको अवसर की समानता मिले, ये जो है सभी जो है संविधान में दिया गया है आपको। और संविधान में जो पहले ये शब्द शामिल नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया तो आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में जो है लिखा हुआ एक शब्द समाजवादी वो यहाँ पे मिलता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया, ये मूल संविधान में पहले नहीं था। उसके बाद कहता है कि ये समाजवाद जो भारतीय समाजवाद है इसकी जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, इसका लोगों में जो असमानता और जो सामाजिक शोषण है इसको समाप्त करके जो है एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। तो यानी कि किसी के साथ आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, उसके प्रतिष्ठा, मतलब उनको रोजगार उपलब्ध करवाना और अवसर दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए और न किसी के साथ जो है शोषण किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो है बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया समाजवादी शब्द 1976 में, ताकि सभी को जो है समानता का अधिकार मिले और सभी को जो है समान नागरिकता का अधिकार मिले।